नमस्कार दोस्तों, ऑर्गेनिक कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम अपनी अंतिम प्रहार सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। अंतिम प्रहार सीरीज के 8वें वार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तैयार हो जाइए, तीर को कमान से निकाल लीजिए और 8वें वार पर फटाफट वार कर दीजिए। एग्जाम चल रहे हैं, बिना किसी देर करे हम फटाफट अपने टॉपिक पे बढ़ जा रहे हैं और अपना पहला टॉपिक है ह्यूमन आई। क्या है दोस्त? पहला टॉपिक ह्यूमन आई। तो ये है अपनी ह्यूमन आई, देख लो और बना लो। हो पाएगा? नहीं हो पाएगा सर, ये मत करो ऐसा हमारे साथ। बेटा ये नहीं बनानी है अपने को, तो बस ध्यान रखनी है कि कहाँ क्या है। तू एक इधर देख, इधर समझते हैं अपन। हाँ ये बढ़िया है सर, ये इसमें बताओ, ये एकदम करेक्ट चीज लेके आए हो। देख बेटा, सबसे पहले चीज समझ, तू ह्यूमन आई के अंदर तुझे क्या पढ़नी है। सबसे पहली चीज जो तुझे देखनी है वो देखनी है, छोटा सा यहाँ बिंदी लग गई, इस बिंदी को हटा देता हूँ मैं, बहुत बढ़िया, ओ हट जा, ठीक है। सबसे पहली चीज जो तुझे देखनी है वो देखनी है कि बेटा ये जो तुझे दिख रहा है ना, ये जो स्ट्रक्चर तुझे दिख रहा है, इसको मैं बोलता हूँ क्या? इसको मैं बोल देता हूँ लेंस। लेंस क्या है? ये लेंस है दोस्त। किस तरह का लेंस है ये? सर ये कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस है मतलब कन्वर्जिंग लेंस है, एक कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक, कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है। क्या करेगा ये? रिफ्रैक्शन करेगा। क्या सर सारा रिफ्रैक्शन यही करता है? नहीं दोस्त, अभी एक चीज में तुझे पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है कॉर्निया। क्वेश्चन आएगा मेजर रिफ्रैक्शन कौन करता है, तो तुझे आंसर लिखना है कॉर्निया। लेंस मत लिख के आ जाना। मेजर रिफ्रैक्शन होता है किसके थ्रू? कॉर्निया के थ्रू। रिफ्रैक्शन करेगा और इमेज कहाँ बनाएगा? इमेज बनाएगा ये रेटिना के ऊपर, रेटिना के ऊपर, ठीक है। सर किसकी इमेज बनाएगा? रुक जा, शांति रख, धीरे धीरे बात कर रहे हैं। सर आपने तो अंदर लिख दिया, अंदर तो कुछ ना कुछ भरा होता है फ्लूइड। हाँ बेटा, अंदर फ्लूइड भरा होता है, उस फ्लूइड को भी भर देता हूँ। ये देख, ये तेरा अंदर भरा हुआ है फ्लूइड, लेकिन अभी मैंने अंदर यहाँ पर लिखा है, अब यहाँ पर मैंने अंदर लिखा है, अभी तू समझ यहाँ पर क्या भरा है, अंदर एक फ्लूइड भरा है। क्या सर सिर्फ यहीं फ्लूइड भरा होता है? नहीं दोस्त, यहाँ पे भी एक फ्लूइड भरा हुआ, यहाँ पे भी एक फ्लूइड भरा है। क्या सर दोनों एक जैसे होते हैं? नहीं, दोनों अलग अलग होते हैं। देख लेते, चल समझ। सबसे पहली चीज तो तू ये समझ, तेने ये देख लिया कि लेंस क्या होता है। लेंस होता है कन्वर्जिंग लेंस, लेंस का काम होता है रिफ्रैक्शन, और लेंस इमेज कहाँ बनाता है? रेटिना पे। सर ये रेटिना किस बला का नाम है? बेटा ये जो तेरे को स्ट्रक्चर दिख रहा है ना लाल कलर का पीछे, ये रेटिना है। रेटिना बेसिकली कुछ नहीं है, रेटिना एक स्क्रीन है, स्क्रीन है जिसपे कुछ सेल्स प्रेजेंट है। कौन से सेल्स? सेल्स की मैं बात करूंगा आगे, ठीक है। सेल्स प्रेजेंट है जो कि लाइट सेंसिटिव है, ठीक है। लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट है, लाइट सेंसिटिव सेल्स बना। इसका काम क्या है? इसका काम है इमेज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, इमेज फॉर्म्ड ऑन इट, इमेज फॉर्म्ड ऑन इट। इसी पे क्या बनती है? इमेज बनती है। सर सेल्स कौन से तरीके के? दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं बेटा। एक सेल का नाम है कॉन सेल और दूसरे का नाम है रोड सेल। सर कौन सेल का काम बता दो। कौन सेल जो बेटा तेरे को डे विजन में हेल्प करते हैं, काय में हेल्प करते हैं? डे विजन में, प्लस कलर देखने के काम आते हैं। रोड सेल जो है तुझे नाइट विजन में काम देते हैं। समझ में आ रहा है? तो अभी तक तूने क्या बातें जान ली? अभी तक तूने 2-3 बातें जान ली। पहली सबसे चीज जो तूने जानी और समझा कि लेंस क्या है, लेंस का काम क्या है। लेंस का काम क्या है? इमेज बनाना। ये सिंपल सी बात जो तुझे पता थी। अब तू ये समझ ले कि सर ये लेंस किसके थ्रू रेगुलेट होती है। तो पहला एक चीज होती है जिसको तू कह देता है, सिलेरी मसल्स। ये दिख रही है तुझे, ये जो गुच्छा है और ये वाला, इसको तू बोल देता है क्या? सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स का काम क्या है? अच्छा, क्या सर इस लेंस की फोकल लेंथ, इस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो फोकल लेंथ हमेशा फिक्स रहती है क्या? तो दोस्त इसकी फोकल लेंथ हमेशा फिक्स नहीं रहती, फिक्स नहीं रहती। इसका मतलब कॉन्स्टेंटली चेंज हो जाती है। तो इस फोकल लेंथ को चेंज करने के लिए रोल किसका है? तो सिलेरी मसल्स क्या करती है? चेंज करती है लेंस की फोकल लेंथ, लेंस की फोकल लेंथ। इसी को आप कह देते हो पावर ऑफ अकोमोडेशन। क्या कह देते हो आप? पावर ऑफ अकोमोडेशन। समझे दोस्त? समझ गया सर, पावर ऑफ अकोमोडेशन। बहुत बढ़िया। तो लेंस को अगर पास में देखना है तो लेंस को कॉन्ट्रैक्ट कर देगी, दूर देखना है तो रिलैक्स कर देगी। तो लेंस के शेप को चेंज करना, ठीक है। चेंजेस लेंस शेप, शेप ऑफ लेंस इज चेंज्ड, ठीक है, इज चेंज्ड बाय सिलेरी मसल। शेप मतलब अगर क्रिस्टलाइन, ऐसा नहीं होगा कि ये कॉन्वेक्स लेंस है तो ये कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव हो जाएगा, ऐसा नहीं। शेप मतलब उसको खींचेगी या रिलैक्स करेगी। तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, शेप से मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ लेंस करती है, कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन ऑफ लेंस। समझ गया? सिलेरी मसल समझ में आ गई। ये जो तुझे गैप दिख रहा है ना बेटा, इस गैप को मैं बोल देता हूँ, इस गैप को मैं सेपरेटली मार्क कर देता हूँ एक लाइन से। इसका नाम है, ये जो गैप तुझे दिख रहा है, इस गैप को मैं कह देता हूँ क्या? प्यूपिल। प्यूपिल क्या है सर? प्यूपिल है एंट्री पॉइंट फॉर लाइट। जिस तरह से लेंस को कंट्रोल कर रही थी कौन? सिलेरी मसल्स के भाई तू बड़ा हो जा, छोटा हो जा, बड़ा हो जा, छोटा हो जा, बड़ा हो जा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जा, रिलैक्स हो जा।
उसी तरह से पीप्यूल को कंट्रोल करने वाली एक बाहरी स्ट्रक्चर है जिसका नाम है आइरिस। इसका नाम क्या है? आइरिस। सर इसका स्ट्रक्चर समझ नहीं आ रहा कुछ। देख बेटा, अगर आइरिस कुछ इस तरह का है स्ट्रक्चर, ये बाहर वाला स्ट्रक्चर अगर क्या है? आइरिस है। ये क्या हो गया? बाहर वाला आइरिस। तो ये जो अंदर वाला तेरे को स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको तू क्या बोल देगा? प्यूपिल। ठीक, प्यूपिल। कभी तूने टार्च ली? अब मैं नहीं जानता, तुमने बचपन के अंदर ऐसा काम किए है कि सिर्फ मोबाइल ही चलाया? हमारे टाइम तो क्या होता था, टार्च दिख जाती थी ना, तो टार्च लेके हम कांच के सामने से मार के खड़े रहते थे, देखते थे कि यार आँख की साइज छोटी हो रही, बड़ी हो रही, छोटी हो रही, बड़ी हो रही। तो जो आँख के जो होल है, जो छोटा और बड़ा हो रहा है, उस होल को आपने क्या बोल दिया? प्यूपिल। तो इसको आपने क्या बोल दिया? एक छोटा सा होल जो कि छोटा या बड़ा होगा। वो छोटा या बड़ा हो रहा है किसकी मदद से? जिसकी मदद से हो रहा है उसको क्या बोल दिया? आइरिस। तो आइरिस क्या है? आइरिस बेसिकली एक मस्क्यूलर स्ट्रक्चर है। क्या है दोस्त? ये एक मस्क्यूलर स्ट्रक्चर है जिसका काम क्या है? जिसका काम है सर कंट्रोल करना साइज ऑफ प्यूपिल। कंट्रोल साइज ऑफ प्यूपिल कैसे करेगा सर? मान ले कि बाहर से लाइट क्या आ रही है? ज़्यादा आ रही है, ज़्यादा आ रही लाइट, ज़्यादा आ रही, ज़्यादा लाइट। अब ज़्यादा लाइट नहीं आना चाहिए, इसके लिए हमारा प्यूपिल जो है वो छोटा हो जाएगा। कैसे होएगा? ये हमारी आइरिस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी तो प्यूपिल क्या हो जाएगा? छोटा, ताकि लाइट जो ज़्यादा आ रही है वो अंदर कम जाए। मान लो बाहर लाइट ही नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है, तो अब क्या है? आंख को लाइट की ज़्यादा जरूरत है, तो उस केस के अंदर ये आइरिस प्यूपिल क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ये आइरिस रिलैक्स कर जाएगी। रिलैक्स कर जाएगी तो आइरिस फैल जाएगी, तो प्यूपिल भी फैल जाएगा। देखो, ये आइरिस फैलेगी तो प्यूपिल भी फैल जाएगा। समझ में आया? तो आइरिस क्या है? एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। प्यूपिल एंट्री पॉइंट है लाइट के लिए। ठीक है, बाहर एक स्ट्रक्चर है, ये जो बाहरी स्ट्रक्चर दिख रहा है सबसे, इसको मैं सेपरेटली किसी अच्छे सुंदर कलर से बना देता हूँ। ये जो बाहरी स्ट्रक्चर है इसको आप बोल देते हो कॉर्निया। क्या बोल देते हो दोस्त? कॉर्निया। अब कॉर्निया में एक चीज ध्यान रखना है, एक तो आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है। दूसरी चीज तेरे को ये ध्यान रखना है कॉर्निया के अंदर कि कॉर्निया जो है वो मेजर रिफ्रैक्शन क्रॉस करता है। मेजर रिफ्रैक्शन इसी से होता है। ठीक है, प्रोटेक्ट आई फ्रॉम डस्ट एंड आई, अलग अलग चीज़ों से, किससे? डस्ट एक्सेट्रा से ये प्रोटेक्ट करता है। सारी चीज़ें हो गई? बिल्कुल सर, समझ में आ गई सारी चीज़ें। ये क्या है सर? इसका नाम है जो अंदर भरा हुआ है ना बेटा, इस फ्लूइड को तू कहता है विट्रस ह्यूमर। रुको सर, फटाफट समझा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी एग्जाम जो है वो बिल्कुल क्या है? नज़दीक है, और मैं समझ भी रहा हूँ कि तुम्हें चीज़ें क्लियर हो रही होगी। ठीक, तो मैं स्टार पॉइंट मार देता हूँ। ये जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड का नाम क्या है दोस्त? इस फ्लूइड का नाम है हमारा विट्रियस ह्यूमर। क्या नाम है इसका? विट्रियस ह्यूमर। किसके बीच में है ये? सर ये दो लोगों के बीच में बैठा है, एक तो हमारा लेंस और दूसरी हमारी रेटिना। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि बिटवीन लेंस एंड रेटिना। काम क्या है सर इसका? काम कुछ नहीं है, शेप एंड सपोर्ट देना, शेप एंड सपोर्ट देना। ठीक, सारे जो स्ट्रक्चर है उसको एक जगह पर रखना है। कैसा होता है? जेल लाइक होता है। कैसा होता है? जेल लाइक। देख बेटा, ये रेटिना, ये आई लेंस, ये सब एक जगह पर इंटैक्ट रहे। ऐसा नहीं हो कि किसी ने तुमको मुक्का मारा तो सब मामला हिल जाए। तो उसके अंदर एक जेल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि शॉक को भी अब्जॉर्ब करेगा और सारी चीज़ों को शेप और सपोर्ट देकर मिलेगा। क्योंकि तुम्हारी हरकत ऐसी है ही सी, क्या पता किसी को परेशान कर दिया, वो आया, उसने दिया एक मुक्का मिला के, मुक्का दिया तो ये आँख हिल जाएगी, पूरी आँख पूरी हिल जाएगी। तो क्या होगा? एक सपोर्ट के लिए चाहिए कुछ ना कुछ व्यवस्था। तो ये सपोर्ट के लिए विट्रियस ह्यूमर है जो कि लेंस और रेटिना के बीच में शेप और सपोर्ट करेगा। जेल लाइक होता है ताकि शॉक भी अब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, किसी भी तरह का शॉक अगर लगता है तो अब्जॉर्ब हो जाए। ये फ्लूइड दिख रहा है दोस्त, ये वाला, इस फ्लूइड का नाम है, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, इस फ्लूइड का नाम है, इसको भी स्टार मार्क कर दे रहा हूँ और इसका भी स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। इस फ्लूइड का नाम है एक्वस ह्यूमर। क्या नाम है इसका? एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर ये कहाँ होता है सर? एक्वस ह्यूमर होता है बेटा, देख के बता, बाहर क्या है? कॉर्निया, अंदर क्या है? लेंस। तो बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस, बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस, बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। काम कैसा होता है सर? ये वाटर लाइक होता है। वाटर लाइक होता है तभी तो इसका नाम क्या रखा है? एक्वस। इसका काम क्या है सर? न्यूट्रिशन देना, आँख को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। समझ गया? क्या सारी बातें तुझे क्लियर है? क्या सारी बातें तुझे क्लियर है? देख, साइड हट जाता हूँ, साइड हट जाता हूँ, जी भर के देख ले, जी भर के देख ले, फटाफट देख ले। ठीक सर, ये जो आपने खाली जगह बनाई ये क्या है? ये जो तूने खाली जगह बनाई सर ये क्या है? ये जो खाली जगह मैंने बनाई ना बेटा, इसको मैं बोल देता हूँ ब्लाइंड स्पॉट। ओ भाई साहब चलो, इसका नाम है बेटा ब्लाइंड स्पॉट। बड़ा सा निकल गया, अरे चेंज करने दो। इसका नाम है ब्लाइंड। अरे काला हो जा भाई, काला हो जा, हम काले हैं तो क्या, ओ काला हो जा दोस्त, हुए दिल वाले हैं, हो जा बहुत बढ़िया। टिंग, फिर नहीं चल रहा है काला यार, दुनिया में आजकल कोई काला होना ही नहीं चाहता।
पता नहीं क्यों नहीं होना चाहता, पता नहीं क्या हो गया। जब कृष्ण भगवान काले हैं तो हमें काले से क्या दिक्कत है, बट सबको फेयर एंड लवली होना है। ये रहा ब्लाइंड स्पॉट, बट ऐसा ज़रूरी नहीं बेटा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। क्यों होना काला, क्यों होना है काला, बिल्कुल नहीं होना। क्यों नहीं होना काला, बिल्कुल होना है, ठीक है, बिल्कुल होना है काला, कोई दिक्कत नहीं है। रंग भेद का बिल्कुल इशू नहीं होना चाहिए बेटा। आप इस जनरेशन में आ गए हो जहाँ पर क्वालिटी और क्वालिटी ही मैटर करनी चाहिए, रेदर देन कलर, रेदर देन ये वो शरीर का स्ट्रक्चर। आपकी मेंटल प्रोसेस, आपकी थॉट प्रोसेस, आपके विचार, ये कितने अच्छे हैं, दैट्स ऑल मैटर, ठीक है। और आपकी दुर्गा माँ काली रही है, आपके कृष्ण काले रहे हैं, जो भी आपके बड़े व्यक्ति है सब काले रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम काले थे, हर एक महान व्यक्ति काला मिलेगा, बराक ओबामा काले थे, ठीक। तो रंग भेद छोड़िए, आगे बढ़िए, समझ में आया। चलो ब्लाइंड स्पॉट क्या है, ब्लाइंड स्पॉट वो जगह जहाँ पर नो कॉन और रेड सेल प्रेजेंट, नो कॉन सेल और रोड सेल प्रेजेंट। अब ऐसी बातें करने का बहुत मन तो करता है तुमको ज्ञान देने का, बट समस्या यही है कि 40 मिनट है और थोड़े दिन बाद तुम्हारी एग्जाम है और ये आएगा भी नहीं आएगा, ठीक। तो कौन सेल और तो यहाँ नो इमेज फॉर्मेशन, नो इमेज फॉर्म, समझ गया, बहुत बढ़िया सर, सब समझ गया सर। यहाँ से कुछ ना कुछ रेज आ रही होगी। अब चूंकि ये पूरा भरा चुका है तो एक चीज और बतानी है मुझे तुझे, जिसका नाम है ऑप्टिक नर्व। तो इसको देख ले, मैं ऑप्टिक नर्व बता देता हूँ। इसके बाद मैं तुझे क्या बता देता हूँ, ऑप्टिक नर्व। समझ गया क्या सारी बातें, समझ गया क्या सारी बातें, समझ गया सर, समझ गया। इधर आ जा, इधर चल, स्ट्रक्चर भी है ना अपने पास, इधर समझ, यहाँ समझ, देख ये ऑप्टिक नर्व दिख रही तुझे, ये ऑप्टिक नर्व दिख रही तुझे, दिख रही है सर। इसका काम क्या है, बेसिकली ये क्या करती है कि जो कि लाइट आई है उस लाइट को काय में कन्वर्ट करेगी, ये लाइट को कन्वर्ट करेगी ये इलेक्ट्रिक सिग्नल के अंदर। क्या ये कन्वर्ट करेगी, नहीं सर, कन्वर्ट नहीं करेगी। ये लाइट से जो इलेक्ट्रिक सिग्नल बने हैं, इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ये कहाँ तक ले जाएगी, ब्रेन तक ले जाएगी। जिस नर्व्स की मदद से ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्रेन तक गए हैं, इसी को आप क्या बोल देते हो, ऑप्टिक नर्व। तो सर लाइट को, जो लाइट आई है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर बदला किसने, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलने वाले दो महान लोगों को आप पढ़ चुके हो। एक का नाम है कॉन सेल और एक का नाम है रॉड सेल, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, जो कि तेरे प्रेजेंट है रेटिना पे। तो बेसिकली मैं क्या ये कह सकता हूँ कि रेटिना ही वो स्ट्रक्चर है जो कि लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलेगा, फिर इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिक नर्व कहाँ से कहाँ तक लेती जाएगी, ब्रेन तक। तो यहाँ कॉन सेल, यहाँ रेटिना लिख देना कि रेटिना पर ये लाइट इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलेगी और फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्रेन तक जाएंगे, किसकी मदद से, ऑप्टिक नर्व की मदद से। समझ में आया, ये तेरे सारे ही पॉइंट क्लियर हो गए, सारे पॉइंट क्लियर हो गए। अब कुछ नहीं बचाएगी, ये डायग्राम देख ले, फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले, जो भी तू कर रहा है फटाफट कर ले, जो भी तू नहीं कर रहा मतलब ये काम कर ले और फिर ये काम कर ले, समझा। मस्त सर, मस्त, बहुत 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 बढ़िया। ये पहले से मैंने इसलिए बना लिया था कि मैंने कहा यार कलर वलर सेट होंगे नहीं होंगे, तो पहले अपने डिजाइन के कलर चूज करके बना लो, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत आती है। चलो सर, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। आ जाओ फटाफट। वाई प्रिज्म शो डिस्पर्जन बट नॉट अ ग्लास स्लैब, क्यों प्रिज्म डिस्पर्जन शो करता है बट ग्लास शो नहीं करता, उसके पीछे एक कारण है। सर कारण बता दो, फटाफट सुन कारण क्या है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ किसकी, प्रिज्म की बात कर लेता हूँ। किसकी बात कर लेता हूँ दोस्त, प्रिज्म की बात कर लेता हूँ। दूसरे कलर से बात कर लेता हूँ प्रिज्म की। मान ले ये मेरा क्या है, अब काला ही चल रहा है, देखो ये तो समझ गया दोस्त। अब मैं रेड भी चूज कर रहा हूँ ना, तो क्या चल रहा है, देख रेड भी चूज कर रहा हूँ तो मैं क्या चल रहा है, काला। हाँ, तो ये तो समझ गया कि रंग भेद एक पुरानी बीमारी है और रंग भेद छोड़ना है, तो तुम भी जल्दी से समझ जाओ। अब ये काला ही काला यूज कर रहा है बेटा, इतना भी यूज नहीं करना है काला, जो काम का है वो तो यूज कर, एटलीस्ट जो बोला है वो तो कर ले। वो बहुत बढ़िया। अब कर लेगा क्या, हाँ कर लेगा। ये तेरा प्रिज्म हो गया, हटा इसको, हटा दे। अब जो ब्लैक बोल रहा हूँ तो ब्लैक ही चूज करना हो, रेड, ठीक है। हाँ ये शाबाश बेटा, ये तेरा क्या हो गया, एक प्रिज्म, ठीक। अब देख एक बात समझ इस प्रिज्म के अंदर, एक बात समझ इसके अंदर। मान ले तेने यहाँ पर कोई रे ऑफ लाइट डाली इस पे ऐसे, तो जहां तेने रे ऑफ लाइट डाली वहां से तू क्या बना देगा, एक वहां से तू एक नॉर्मल खींचेगा। वहां से तूने एक नॉर्मल खींच दी कुछ ऐसी, ठीक है, वहां से तूने एक नॉर्मल खींच दी कुछ ऐसी। अब तू जा रहा है कहां, बाहर है एयर, अंदर ग्लास है, ग्लास बना है डेंसर मीडियम का, तो रेयर से डेंसर जाएगा तो टुवार्ड नॉर्मल मतलब ये रे ऑफ लाइट जो है किधर से किधर जानी चाहिए, ये रे ऑफ लाइट इधर आनी चाहिए, टुवार्ड नॉर्मल की तरफ आई। दूसरे केस में यहाँ पॉइंट ऑफ इंटेक्ट हुआ है तो तू यहाँ क्या बना दे, एक नॉर्मल बना दे। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, बहुत बढ़िया। यहां तू क्या बना दे, एक नॉर्मल बना दे। ये बना दिया तूने नॉर्मल एक।
अब जो जा रही है ग्लास से जा रही है वो डेंसर से जा रही है रेयर, तो मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो इधर क्या, नहीं सर इधर जाएगी, इधर जाएगी, मतलब ये इधर जाएगी। ठीक, तो ये तेरी इंसिडेंट रे थी, ये तेरी क्या थी, ये तेरी थी इंसिडेंट रे, और ये जो तेरी है ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। अगर तू इसको पीछे खींचेगा, इस इंसिडेंट रे को तू आगे ले जाएगा और रिफ्रैक्टेड रे को तू पीछे खींचेगा, तो तुझे ये देखने को मिलेगा कि दोनों किसी एक पॉइंट पे टकरा रही है। जिस पॉइंट पे टकरा रही है उसी को तू क्या बोल देगा, एंगल ऑफ डेविएशन। जो एंगल बना इनके दोनों के टकराने, इसको तू क्या बोल देगा, एंगल ऑफ डेविएशन। तो प्रिज्म के अंदर क्या शो हुआ, प्रिज्म के अंदर ये शो हुआ कि एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ, इसको दूसरे कलर से लिख लेते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन इज फॉर्म्ड इन प्रिज्म। प्रिज्म के अंदर क्या बनता है दोस्त, एंगल ऑफ डेविएशन बनता है। प्रिज्म के अंदर एंगल ऑफ डेविएशन इज फॉर्म्ड, विएशन इज फॉर्म्ड, जो कि क्या करवाएगा, जो करवाएगा डिस्पर्जन। डिस्पर्जन मतलब व्हाइट लाइट को 7 कलर के अंदर तोड़ देगा। सर क्या करा आपने, समझ में नहीं आया, रेखा वेखा बना दी। एक बार और समझ, ये राइट लाइट तूने डाली थी, जब तूने डाली तो इससे एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाई, इसको तू बोल देता है नॉर्मल। ये क्या है तेरी, नॉर्मल। ठीक, ये नॉर्मल ऐसी है, ये वाली जो है तेरी क्या है, ये तेरी नॉर्मल हो गई। ठीक है, ये तेरी क्या हो गई, नॉर्मल। ठीक, यार ये बड़ा ही हो जाता है बारिश में। ठीक है, चलो ये तेरी हो गई नॉर्मल। अब इस नॉर्मल पे तेने जब इसको आगे बढ़ाया तो तेने देखा रेयर से डेंसर जा रहा है, तो टुवर्ड नॉर्मल मतलब ये इधर खिंचक गई, तो लाइट इधर आ गई। अब दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये हुआ, तो तूने यहाँ एक लाइन बनाई। फिर तूने देखा कि इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से डेंसर से रेयर जा रही है, डेंसर से मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इधर ना जाके लाइट ले इधर चली गई। जब तेने इसको आगे खींचा और इसको तेने आगे बढ़ाया, ये कौन सी इंसिडेंट रे को तेने आगे बढ़ाया और रिफ्रैक्टेड रे को तेने पीछे खींचा, तो तेने देखा ये दोनों किसी एक पॉइंट पे टकरा रही है। ये जिस पॉइंट पे टकरा रही है उस पॉइंट को मैं मार्क कर देता हूँ, ये जिस पॉइंट पे टकरा रही है उस पॉइंट को मैं मार्क कर देता हूँ। ये रहा, देखो इस पॉइंट पे दोनों क्या कर रही है, ये टकरा रही है। ठीक है, और इस पॉइंट पे मैंने देखा कि एक एंगल बन रहा है, इसको मैंने बोला एंगल ऑफ डेविएशन। अब बात कर ले तू ग्लास स्लैब की, देख ग्लास स्लैब अगर ये है, ये तेरा ग्लास स्लैब है। ठीक, अब इधर समझ, फटाफट ध्यान रख बेटा। मान ले तेने रे ऑफ लाइट को जैसी डाली, ये तेरी रे ऑफ लाइट है, इस पे तेने क्या बनाया, एक नॉर्मल बनाया, इस पे तूने क्या बनाया, एक तेरा नॉर्मल बनाया। बिल्कुल बनाया सर। अब चूंकि बाहर रेयर मीडियम है और अंदर डेंसर मीडियम है, तो लाइट टुवर्ड नॉर्मल जाएगी। टुवर्ड नॉर्मल मतलब लाइट ऑफ ले ऐसी आ गई। दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पर आ गया, तो जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आया तूने वहां फिर क्या बनाया, एक नॉर्मल बनाया, नॉर्मल बनाया, नॉर्मल बनाया। ठीक है, लेकिन अब जो है वो डेंसर से कहाँ जा रही है, रेयर मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब लाइट रे जो है वो अब ऐसे निकल जाएगी। दोनों केस में तेने क्या देखा कि तेने ये, तुझे ये देखने को मिला दोस्त दोनों केस के अंदर कि अगर मैं इस इंसिडेंट रे को अब आगे बढ़ाता हूं तो ये कुछ ऐसी हो जाती है, और इस रिफ्रैक्टेड रे को मैं आगे बढ़ाता हूं तो ये कुछ ऐसी हो जाती है। दोनों रे आपस में कैसी निकली, दोनों आपस में निकली पैरेलल। कैसी निकली, पैरेलल। क्या किसी भी जगह दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं सर नहीं कर रही है। चूंकि दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो क्या एंगल ऑफ डेविएशन बनेगा, नहीं बनेगा। चूंकि एंगल ऑफ डेविएशन ही नहीं बनेगा तो पैरेलल है, यानी नॉट इंटरसेक्टिंग, नॉट इंटरसेक्टिंग। और अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो नो एंगल ऑफ डेविएशन। और चूंकि कोई एंगल ऑफ डेविएशन और डिस्पर्जन नहीं बन रहा है तो नो डिस्पर्जन अकर, नो डिस्पर्जन अकर। समझ में आया। जबकि यहां पर दोनों राइट, इंसिडेंट रे, इसको इसको तो मान ले इंसिडेंट रे मान ले इसको, और ये जो तेरी निकली ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। समझा, इंसिडेंट रे मान ले और ये रिफ्रैक्टेड रे। ये रिफ्रैक्टेड रे को तूने पीछे खींचा और इंसिडेंट रे को तूने आगे देखा, तो दोनों क्या निकल के आ गई, पैरेलल निकल के आ गई दोस्त। जबकि प्रिज्म में तूने बात करी है, किसकी बात हो गई, ये हो गई ग्लास स्लैब की बात, ये हो गई ग्लास स्लैब की बात। जबकि ये किसकी बात हो गई, ये तेरी होगी प्रिज्म की बात। जबकि प्रिज्म के अंदर देखा कि तूने इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे को पीछे खींचने पर दोनों एक पॉइंट पे टकरा रही है, और उस पॉइंट का नाम है जहां पर वो एंगल बन रहा है, इस एंगल को कह रहे हैं एंगल ऑफ डेविएशन। यहां पर टकरा ही नहीं रही तो कोई एंगल नहीं बन रहा है, यहाँ टकरा रही तो एंगल बन रहा है। तो ये जो डिस्टेंस बनी रिफ्रैक्टेड रे और ये जो डिस्टेंस बनी, पकड़ना इस कंसेप्ट को, पकड़ना दोस्त, आजा फटाफट इस कंसेप्ट को पकड़ना। ये जो रिफ्रैक्टेड रे है और ये जो इमेजिनरी इंसिडेंट रे है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना, इसको तूने बोला डी, और इस डी को ही तू क्या कह देता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कह देता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। समझा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये तेरा हो गया लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो समझ में आया क्यों प्रिज्म शो करता है, कुछ ग्लास स्लैब नहीं शो करता। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है। ठीक है, दोनों क्लियर है तुझे बातें।
एकदम क्रिस्टल क्लियर है सर, आगे बताओ, फटाफट समझा दो आगे क्या होगा। ठीक है, ये सब तो हमने समझ लिया। प्रिज्म के अंदर ऐसा होगा, ग्लास स्लैब के अंदर ऐसा होगा। ग्लास स्लैब में हमेशा रे पैरेलल रहेगी, प्रिज्म के अंदर एक पॉइंट पे टकरा जाएंगी तो वहाँ एंगल क्रिएट हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ नहीं टकराएगी तो दोनों रेस पैरेलल रहेगी। याद रखना बेटा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट के आने की चांसेस ज़्यादा हैं। साथ में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्यों प्रिज्म डिस्पर्जन नहीं शो करता, ग्लास स्लैब करता है। सेपरेटली प्रिज्म भी आ सकता है तो ऐसे बना के बताना, सेपरेटली ग्लास स्लैब भी आ सकता है तो ऐसे बना के बताना। हो पाएगा, हो पाएगा, हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा मास्टर जी, बिल्कुल हो पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलो आगे बढ़ जाते हैं फटाफट अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पर कुछ बच रहा है क्या? यहाँ पर कुछ नहीं बच रहा। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं बच रहा, तो आगे बढ़ते हैं अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? बेसिकली रिफ्रैक्शन मतलब जब एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाती है तो लाइट अपना पाथ चेंज कर लेती है। इस लाइट के पाथ चेंज करने को ही आप क्या कह देते हो? रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे अंदर जाती है तो वो आप थोड़ी सी बेंड हो जाती है और अपना पाथ चेंज कर लेती है, इसी को आप क्या बोल देते हो? रिफ्रैक्शन। मान लो ये क्या है मेरा, नीचे है मेरा वाटर, नीचे क्या है मेरा वाटर, और ऊपर क्या है मेरी एयर, ऊपर क्या है मेरी एयर। अगर मैंने यहाँ से यहाँ लाइट डाली, जिस भी पॉइंट पे लाइट जाएगी उस पे एक बनाओगे आप नॉर्मल, उस पे एक क्या बनाओगे? नॉर्मल। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, तो ये हो गई आपकी नॉर्मल, ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे। ठीक है, जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल बनेगा उसको आप बोलोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर राइट रे डेंसर रेरर से डेंसर जाती है तो आर डी टी टुवर्ड नॉर्मल मुड़ेगी, अगर डेंसर से रेरर जाती है तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल मुड़ेगी। यहाँ पर रेरर है, हवा कैसी है? रेरर। वाटर कैसा है? डेंसर। अगर रेरर से डेंसर जा रही है तो टुवर्ड नॉर्मल, मतलब किधर जाएगी? इधर मुड़ेगी। नॉर्मल और एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, ये हो गई तेरी रिफ्रैक्टेड रे, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हो गया तेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये वाला समझ में आया? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब जब तू साइन आई बाय साइन आर लेता है, साइन आई बाय साइन आर लेता है तो तेरे को एक कांस्टेंट मिलता है, उसका नाम है म्यू। और म्यू क्या है तेरा? म्यू है तेरा कांस्टेंट जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिसका नाम क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिसका नाम क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आया? जब तू साइन आई और साइन आर को लेगा तो तुझे म्यू मिलेगा, जिसको तू क्या कहता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये वाली बात ध्यान रखना, रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर। सर क्या करे इसका? देखो म्यू और साइन की वैल्यू दे रखी होगी, साइन होमवर्क है तेरा, होमवर्क तू ये लिख ले, साइन 30 से लेके साइन 90 तक, गणित के अंदर पढ़ी लिया होगा तूने अभी तक, साइन 90 तक की सारी वैल्यू तुझे याद होनी चाहिए। साइन 30 से साइन 90, अगर तुझे साइन आई और साइन आर की वैल्यू है डिवाइड कर लेना, जो भी आंसर आएगा वो तेरा क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये वैल्यू तुझे याद करके आना है। ठीक है, ये वैल्यू तुझे क्या याद करके आना है? याद करके आना है। ठीक है, आगे बढ़ जा। साइन 90 की होती है 1, ये तेरे को मैं बता देता हूँ। ठीक, चलो आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। ये दो होते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दो तरह के होते हैं, एक होगा एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट क्या होता है? जब भी एक मीडियम क्या हो? एक मीडियम हो एयर, जब भी एक मीडियम हो एयर और सेकंड मीडियम कुछ भी हो सकता है, सेकंड मीडियम एनीथिंग, उस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा उसको आप क्या बोलते हो? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर मान लो ये ग्लास है, ये आपका क्या हो गया? ग्लास है। ये आपका क्या हो गया? ग्लास है। बाहर क्या है? आपकी एयर। तो क्या इसमें एक केस एयर है? हाँ सर, एयर से ग्लास के अंदर लाइट जा रही है, तुमको बताना है मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना होगा, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। तो इस केस के अंदर एक रिलेशन तुझे ध्यान रखना है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो लाइट की स्पीड कितनी रही है एयर के अंदर अपॉन लाइट की स्पीड कितनी रही है ग्लास के अंदर। तो सर एक चीज देखने में आई कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास के अंदर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? स्पीड इन ग्लास, स्पीड इन ग्लास। दिख रहा है तुझे? इनवर्स रिलेशन दिख रहा है 1 में, इनवर्स रिलेशन दिख रहा है 1 में, बिल्कुल सर दिख रहा है इनवर्स रिलेशन। तो जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा यानी स्पीड क्या होगी? कम होगी। स्पीड क्या होगी? कम होगी। समझ में आया? ये कंसेप्ट तुझे ध्यान रखना है। चलो, C जो होता है एयर के अंदर ये हमेशा फिक्स होता है, इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ गए सर? अच्छा एक बात और समझ ले इधर, फटाफट एक बात और समझ ले इधर। अब चूंकि मैंने तेरे को ये कंसेप्ट समझा दिया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, तो अब ये समझ, यहां पर इंसिडेंट रे ने जो इससे एंगल बनाया है इसको तू क्या बोल देगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां पर रिफ्रैक्टेड रे ने जो एंगल बनाया, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे ने जो एंगल बनाया, ये रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल से एंगल बना रही है, ठीक है, ये है तेरी एमर्जेंट रे, इसको तू रिफ्रैक्टेड रे बोल दे या एमर्जेंट रे बोल दे, ठीक है।
तो ये जो तू एंगल बोल देगा इसको तू बोल देगा एंगल ऑफ इमरजेंस। क्या बोल देगा दोस्त? एंगल ऑफ इमरजेंस। अब एक चीज देख, ये भी कुछ एक एंगल है, ये भी कुछ एक एंगल है, और ये भी कुछ एक एंगल है, ठीक है। ये तो तू समझ लेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और एंगल ऑफ इमरजेंस क्या है? ई है, ठीक है। अब तेरे को देखने को ये मिलेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा किसके बराबर होगा? एंगल ऑफ इमरजेंस के, यानी जिस एंगल से लाइट पहले सरफेस पे आई थी, बाहर जब अगली सरफेस से निकलेगी तो वो एंगल हमेशा सेम रहने वाले हैं। क्लियर है? दूसरा, ये वाला जो एंगल है नॉर्मल और इसके बीच में, ये वाला जो एंगल है ये वाला, और दूसरा ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये दोनों भी इक्वल होंगे। अगर मैं इसका नाम दे देता हूँ R1 और इसका नाम दे देता हूँ R2, तो R1 भी किसके बराबर होगा? R2 के बराबर। अच्छा, एंगल I क्या बड़ा दिख रहा है? एंगल I बड़ा दिख रहा है R1 से, बिल्कुल बड़ा दिख रहा है, R1 से बड़ा होता है। और एंगल E भी बड़ा दिख रहा है किससे? एंगल E भी बड़ा दिख रहा है R2 से, ठीक है। एंगल E भी बड़ा दिख रहा है किससे? R2 से। समझ गया? ये तेरे को कंक्लूजन ध्यान रखने हैं। चल आगे आ जा, फटाफट आगे आ जा, फटाफट आगे आ जा, फटाफट आगे आ जा। बहुत बढ़िया। इधर समझ, थ्योरी ऑफ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब एक मीडियम क्या हो, जब सर एक मीडियम हो जाए हमारा x और सेकंड मीडियम हो जाए y, मतलब ये शायद ग्लास हो जाए, ये वाटर हो जाए, ठीक है। मतलब यहाँ एयर का कोई रोल ना रहे, एयर का नो रोल। इस केस के अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आता है उसको तू क्या बोल देगा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोल देगा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मान ले ये तेरा ग्लास है, ठीक है, इस ग्लास है, और बाहर मान ले है वाटर, ठीक है। बाहर क्या है? मान ले वाटर। लाइट रे जो है वो वाटर से कहाँ आ रही है? ग्लास के अंदर आ रही है। तो अगर तुझे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का निकालना है वाटर के रिस्पेक्ट में, तो ऊपर लेगा तू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का और नीचे लेगा तू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का। लेकिन जब स्पीड की बात होती है तो चूंकि स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो तू लिख देगा ग्लास में जो स्पीड है, ये चेंज करना पड़ेगा, कलर दिखेगा नहीं, एक सेकेंड। स्पीड जो है वो किसके अंदर? अरे यार, स्पीड जो है वो किसके अंदर देखेगा तू? स्पीड तू देखेगा वाटर के अंदर डिवाइडेड बाय स्पीड इसके अंदर ग्लास। बस ये रिलेशन तुझे ध्यान रखना है। ये किसका निकाला तूने? ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। अगर मान लो तुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वाटर का विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो उस केस में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आ जाएगा, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे आएगा। लेकिन ग्लास की स्पीड, लाइट की स्पीड ग्लास में अब ऊपर आ जाएगी और लाइट की स्पीड वाटर में अब नीचे आएगी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उल्टा चलता है। तो अब निकला है तेने वाटर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। समझ आ रही है सब कुछ? न्यूमेरिकल आएंगे बेटा इस पे, तो तुझे न्यूमेरिकल करना पड़ेंगे। समझ में आया दोस्त? समझ में आया? ये वाला टॉपिक समझ में आ गया, ये टॉपिक समझ में आ गया, ये टॉपिक समझ में आ गया। इसके समझाने के बाद मैंने तुझे यहाँ पे थोड़ी बहुत कारस्तानी बताई है, ठीक है। ये तू थोड़ी सी ध्यान रखना। हो पाएगा सर, बिल्कुल ठीक। ठीक है, चलो सारी बातें क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, आगे बढ़ जा। न्यूमेरिकल एक बार सर क्वेश्चन कर दो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, एक बार आप कर दो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, फिर हमारी जान छूटे। इतनी सारी फिजिक्स हमने कर ली, जी घबराने लग गया है हमारा। ग्लास स्लेब अलग बता दिया आपने, और भी कहना क्या क्या बता दिया, माथा ही खराब हो गया है, ठीक है। बट सारी चीजें ईजी है बेटा। रिलेटिव जब भी एब्सोल्यूट आ गया, क्वेश्चन दिया है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, एब्सोल्यूट मतलब किसके रिस्पेक्ट में? एक मीडियम क्या होगा इस केस में? एक मीडियम हमेशा क्या होगा? एयर होगा, ठीक है। और रिलेटिव दिया है मतलब एक मीडियम क्या होगा? दोनों मीडियम अलग अलग होंगे। यहाँ पर एयर का कोई रोल नहीं है, एयर का नो रोल, ठीक, एयर का नो रोल। अब देख, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, मतलब लाइट स्पीड के एयर में दे रखी है कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दे रखी है तुझे। एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर तुझे लिख दी है CW, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर दे रखी है तुझे 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तेरे से बोला है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल, तो एब्सोल्यूट निकालेगा तू वाटर का, तो तू क्या करेगा? जब भी वाटर का निकालेगा तो सामने किसकी लेगा स्पीड? सामने लेगा भाई साहब एयर की स्पीड। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय कितना? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 10⁸ से 10⁸ तो चला जाएगा,
3 इंटू 2.5 ये आ जाएगा लगभग 1.5 और ये 1.40 ये लगभग 1.3 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो 1.3 आ गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत बढ़िया, इधर आ जा। अब यहाँ पर दो अलग अलग मीडियम है, एक मीडियम है 1 जिसका नाम है 1.5, दूसरा मीडियम है 2 जिसका नाम है 2.5। तुझे निकालना है फाइंड द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव 2 का रिस्पेक्ट में, मतलब तुझे निकालना है सेकंड का 1 के रिस्पेक्ट में। चूंकि यहाँ स्पीड ऑफ लाइट नहीं दे रखी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही दे रखा है, तो तू डायरेक्ट क्या लिख देगा, सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर स्पीड दे रखी होती तो क्या लिखता, सेकंड का मतलब स्पीड 1 में अपॉन स्पीड में 2 में। चूंकि यहाँ पर यही दे रखा है तो हम यही लगा देंगे। तो 2 का 1 के रिस्पेक्ट में कैसा निकालेगा, 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 2 दे रखा है और यहाँ दे रखा कितना 1.5। ठीक, ये डिवाइड कर लेना 20/15 ये भी लगभग कितना आएगा 1.3 के आसपास। यार दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। ठीक है, दोनों आंसर क्या सेम आ रहे हैं। क्लियर है, क्लियर है दोस्त। ये देख ले फटाफट, समझ ले क्या किया है हमने। इस कॉन्सेप्ट को देख ले एक बार फटाफट, इस कॉन्सेप्ट को देख ले, इस बात को समझ ले। और ये थ्योरी मेरी भाषा नहीं समझ में आए तो ये सुसेफ सुंदर प्यारे अक्षरों के अंदर यहाँ लिखा हुआ है। बात वही है जो मैंने समझाई, बट कभी नहीं समझ में आया कि सर आपकी राइटिंग अच्छी है, भले एग्जाम तुमको देना है, बट मेरे पे अगर लगा दो दाग कि आपकी राइटिंग अच्छी है तो ये अच्छी राइटिंग में पढ़ ले हो। ठीक है बेटा, चल चलो आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक समझते हैं। अगर ये लिखना हो स्क्रीनशॉट लेना हो तो 1 मिनट का टाइम है, फटाफट समझ, फिर अपन शुरू कर रहे हैं आगे। व्हाट इज आइसोमर, क्या शुरू कर रहे हैं, व्हाट इज आइसोमर। ठीक, शुरू करें। आइसोमर क्या होते हैं आइसोमर। देखो एक चीज याद है, होमोलोगस सीरीज अपन ने पिछले प्रहारों के अंदर एक चीज पढ़ी है, होमोलोगस सीरीज। क्या पढ़ी है दोस्त, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज मतलब कुछ नहीं, अगर किसी की भी होमोलोगस सीरीज बनानी होती तो CH2 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 तुझे मैंने ऐड करने बोला था, याद है तुझे, सर अच्छे से याद है, CH2 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 आपने ऐड करने बोला था। जब भी तुझे आइसोमर आ जाए तो आइसोमर क्या, आइसोमर देख कुछ भी नहीं है। आइसोमर बेसिकली क्या है, एक ही माँ बाप के 3 अलग अलग बेटे हैं, एक ही माँ बाप के 3 अलग अलग बेटे हैं, या तो भाई बहन हो गए या फिर 3 बेटे हो गए, जो भी समझ लो। ठीक, सभी निकले अपने माता पिता से ही हैं, सभी के अंदर खून अपने माता पिता का ही है, सभी के अंदर केमिकल कंपोजिशन सेम है, लेकिन सब दिखते अलग अलग है। तुम्हारा भाई तुम्हारे दूसरे भाई से अलग दिखता है, तुम्हारा दूसरा भाई तुम्हारी बहन से अलग दिखता है, सभी दिख अलग अलग रहे हैं बट सभी का कंपोजिशन एक ही है, सभी के अंदर जीन जो है तुम्हारे मदर फादर की है। सिमिलरली अगर हम जब यही बात केमिकल कंपाउंड्स की करते हैं तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर केमिकल कंपोजिशन तो सेम है, बस उनका स्ट्रक्चर अलग अलग हो गया, ऐसे लोगों को आप क्या बोल देते हो, आइसोमर। क्या बोल देते हो दोस्त, आइसोमर। देख लो, कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब एक चीज ध्यान रख, अगर स्ट्रक्चर बदल गया तो इससे क्या प्रॉपर्टी बदलेगी, केमिकल प्रॉपर्टी बदलेगी? नहीं सर, क्योंकि स्ट्रक्चर डायरेक्ट जुड़ा है फिजिकल प्रॉपर्टी से। मैंने तुझे होमोलोगस सीरीज के अंदर ही बताया था कि स्ट्रक्चर का डायरेक्ट रिलेशन है फिजिकल प्रॉपर्टी से। किससे रिलेशन है, फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेशन है स्ट्रक्चर का। ठीक है, ठीक है। जबकि जो केमिकल कंपोजिशन है इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है केमिकल प्रॉपर्टी से। इसका रिलेशन किससे होता है, केमिकल प्रॉपर्टी से। समझा, स्ट्रक्चर का रिलेशन होता है फिजिकल प्रॉपर्टी से, केमिकल कंपोजिशन का रिलेशन होता है केमिकल प्रॉपर्टी से। तो अगर केमिकल कंपोजिशन सेम है तो क्या केमिकल प्रॉपर्टीज बदलेगी? नहीं बदलेगी। क्या बदलेगा सर? चूंकि स्ट्रक्चर बदलता जा रहा है तो फिजिकल प्रॉपर्टी बदलेगी, ना कि केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा। समझ गया? समझ गए सर। आगे बता दो। देख बेटा, 2 तरह के आइसोमर होते हैं, एक होता है चेन आइसोमर, एक होता है फंक्शनल आइसोमर। 2 मिनट में अब भी देख, अब भी ठीक करके देता हूं मैं तेरे को पूरा मसला, क्या है आइसोमर, कैसे बनते हैं आइसोमर, सारी चीजें अभी समझाता हूं। आगे देख, अब भी ठीक करके देता हूं। आगे देख, एक चीज तू पहले ध्यान रख, एक चीज तू ध्यान रख, नोट, आइसोमर बनना शुरू होते हैं ब्यूटेन से। आइसोमर फॉर्मेशन स्टार्ट फ्रॉम ब्यूटेन, सर ऐसा क्यों? जब तू विस्तार में बड़ी क्लास के अंदर पढ़ेगा, बड़ी क्लास मतलब मुझसे ही जब लंबी क्लास में पढ़ेगा तब हम इस बात को खोल के जानेंगे। अभी बस तो ये समझ ले कि अगर 3-4 कार्बन से कम हुए, ब्यूटेन से अगर कम हुआ तो उस स्ट्रक्चर को तू किधर भी घुमा ले, हमेशा वो सेम ही रहेगा। 3 कार्बन को तू कहाँ अरेंज करेगा? वहीं की वहीं अरेंज कर सकता है, इसलिए स्ट्रक्चर हमेशा वही निकल के आएगा। समझ में आया? लेकिन जब तू ब्यूटेन की बात करता है, ब्यूटेन मतलब C2CnH2n, CN, देखो एन मतलब ये अल्केन है, ऐसे समझो। अगर मान लो तुम्हारा बेस क्लियर नहीं है तो ऐसे समझो बेटा। ब्यूटेन मतलब CnH2n
H2N+2 यानी कितना, यहाँ C4 की बात हो रही है तो C4H10 की मैं बात कर रहा हूँ। C4H10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ सर? C4H10 को आप लिख सकते हो CH3 CH2 CH2 CH3 लिख सकता हूँ। तो एक तो स्ट्रक्चर ये हो गया। अब क्या करूँ, मान ले मैं इस CH3 को उठा के यहाँ रख देता हूँ, यहाँ रख देता हूँ तो भी वो चेन तो सेम ही बन रही है, सेम ही स्ट्रक्चर बन रहा है। क्या करूँ, इसको तो उठा के यहाँ रख दे सर CH3, इसको उठा के मैंने सेकंड वाले पे रख दिया CH3 CH2, लास्ट वाला वापस क्या हो जाएगा CH3 और यहाँ पर एक जुड़ जाएगा, यहाँ पर एक जुड़ जाएगा CH3, ये वाला सॉरी यहाँ CH2 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा CH, क्या हो जाएगा CH। कार्बन की 4 ही वैलेंसी है तो यह हो जाएगा CH। अब देख अभी भी कार्बन, यहाँ पर कार्बन कितने हैं, यहाँ पर कार्बन है 4, हाइड्रोजन कितने हैं 10, यहाँ पर भी कार्बन कितने हैं, कार्बन है 4, हाइड्रोजन है 10। गिन ले अगर तेरे को शक हो रहा हो तो, गिन ले, मानेगा तो ही नहीं मेरी बात, गिन ले, ठीक है गिन लिया। इसको कहते हैं एन ब्यूटेन, इसको क्या कहते हो आप, एन ब्यूटेन, इसको क्या कहते हो आप, एन ब्यूटेन, इसको आप कहते हो आइसोब्यूटेन, इसको आप कहते हो आइसोब्यूटेन। बेटा जी, क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकते हैं, आइसोमर बनाना ब्यूटेन के, तो बना के देखना, इस कार्बन को हटा के पहले यहाँ लगाना, कोने वाले को कोने वाले पे लगा दोगे ना तो सेम स्ट्रक्चर निकल के आएगा, तो हमको कोने वाले को कोने वाले पे नहीं लगाना, ये रूल है। इस कोने वाले को उठा के बीच वाले पे लगा तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। अब ये दो ही बन सकते हैं, इसके अलावा तो कितनी माथापच्ची कर ले, दूसरा स्ट्रक्चर नहीं बनेगा ब्यूटेन का। तो इसके अंदर कितने आइसोमर होते हैं, तो ब्यूटेन के अंदर तेरे 2 आइसोमर देखने को मिले, ब्यूटेन में तेरे कितने आइसोमर मिले, 2 आइसोमर तुझे देखने को मिलते हैं दोस्त ब्यूटेन के अंदर। चलिए सर अब आ जाओ आगे, क्या सर सबके बनाने पड़ेंगे, नहीं सबके नहीं बनाना पड़ेंगे, जिसके मैं कह रहा हूं उसके तुझे बनाना पड़ेंगे। अगला तू ले लेगा पेंटेन, क्या ले लेगा, पेंटेन देख पेंटेन, अगला तू ले लेगा किसको, पेंटेन को। बेंटेन नहीं बेटा, कार्टून नहीं चल रहा है यहाँ, पेंटेन मतलब कितना, CnH2n+2 यानी कितना C5H कितना 12, जोड़ो C5H12, CH3 CH2 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 CH3 बन गया एक स्ट्रक्चर। 1 2 3 4 5 3 3 6 7 8 9 10 11 12। दूसरा स्ट्रक्चर इसका कैसे बन सकता है, ये वाले CH3 को मैं उठा के यहाँ लगा दूं। मैंने बताया था कोने वाले को कोने वाले पे नहीं लगाना है, अगर कोने वाले को कोने वाले पे लगा देंगे तो सेम स्ट्रक्चर बन जाएगा। आप क्या करो, इस कोने वाले को उठा के यहाँ रख दो, तो एक स्ट्रक्चर दूसरा ये बन सकता है कि CH3 CH2 CH3 CH3। देख 3 3 6 7 8 9 10 11 12 एक स्ट्रक्चर दिखा तुझे, दिखा सर, बिल्कुल दिखा बिल्कुल दिखा। अब क्या करूं, अब कुछ मत कर, ये वाले कार्बन को उठा के यहां रख दे, ये वाले को भी इसके नीचे रख दे, तो CH3 रुको CH3 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 CH3। देख ले तीनों के अंदर कार्बन कितने हैं, तीनों के अंदर कार्बन 5 है, तीनों के अंदर हाइड्रोजन कितने हैं 12। ट्रिक क्या है, ट्रिक कुछ नहीं है, कंसेप्ट है, तुझे लगा के देखना पड़ेंगे। बस तुझे ध्यान रखना है कोने वाले को वापस कोने वाले पे मत लगा, कोने वाले को उससे एक पहले वाले कार्बन पे लगा, इस कोने वाले को तू इस पे मत लगा, इस पे लगा, तो तूने इस पे लगाया, ठीक है। और फिर हाइड्रोजन और वो अकॉर्डिंगली चेंज करते रहना, क्योंकि वैलेंसी 4 है, तुझे वैलेंसी सर्टिफाई करना है। फिर जब तूने इसको एक बार इस पे लगा दिया, अब इसको इस पे लगा दे और फिर ये वाले को भी इसके नीचे लगा दे, तो ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा और फर्दर स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे। तो पेंटेन के कितने आइसोमर बन गए, 3 आइसोमर बन गए दोस्त। सभी के अंदर C5H12 है, लेकिन सभी का स्ट्रक्चर अलग अलग होने के कारण सभी की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। लास्ट चीज अपन समझ लेते हैं अल्डिहाइड और कीटोन की, अल्डिहाइड और कीटोन की। आगे बढ़ू, अब अपन देख लेते हैं एक फंक्शनल आइसोमर, ठीक है। लास्ट चीज अपन समझ लेते हैं एक फंक्शनल आइसोमर के अंदर एक होता है अल्डिहाइड। अल्डिहाइड को लिखते हैं CH3 CH2 C++O और एक ये। जब भी लास्ट कार्बन के ऊपर CHO ग्रुप, ये ग्रुप जुड़ जाए तो इसको आप क्या बोल दोगे, अल्डिहाइड बोल दोगे, ठीक है, ये वाला ग्रुप। अब इसके अंदर देख कार्बन कितने हैं, कार्बन है सर 3, हाइड्रोजन कितने 3 2 5 और 1, हाइड्रोजन है कितने 6। ऑक्सीजन कितनी दिख रही है, ऑक्सीजन दिख रही है सर 1।
क्या मैं इसको चेंज कर दूं? अरे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेनेशन में ये बेहतर रहेगा। हट जा भाई, हो हट जा, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, ठीक। क्या इसको ऐसे कर सकते हैं कि इस CH3 ये कार्बन यहाँ आ जाए, ये C डबल बॉन्ड हो जाए और ये हो जाए वापस CH3। अब देख कार्बन अभी भी कितने हैं? 3। हाइड्रोजन अभी भी कितने हैं? 6। ऑक्सीजन अभी भी कितने हैं? इसको तो बोलता है प्रोपेनल। नल इसलिए बिकॉज लगा हुआ है अल्डिहाइड ग्रुप, अल्डिहाइड के पीछे लगता है नल, और इसको तो बोल देता है प्रोपेनॉन। नॉन इसलिए क्योंकि इसके पीछे लगा है ऑन, और ऑन लगता है कीटोन में। क्या में? कीटोन में। तो ये प्रोपेनल और प्रोपेनॉन भी आपस में क्या है? फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, ये फंक्शनल हो गए, ये तेरे चेन आइसोमर हो गए। पेंटेन के 3 और इसके ये। ठीक है, ये तेरा पूरा खत्म आइसोमर। रिफ्रैक्टिव, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, सारी बातें क्लियर। लाइट एकदम क्लियर, ये एंगल एकदम क्लियर। ठीक, लेंस एकदम क्रिस्टल क्लियर। समझ में आया? ये सारी बातें क्लियर है तुझे? कोई दिक्कत तो नहीं? अगर कोई दिक्कत हो तो बताना। ठीक है, यहाँ पर ये नॉर्मल है, यहाँ थोड़ी बन सही नहीं रही थी नॉर्मल, ये पेन सारा चलने को तैयार ही नहीं हो रहा था दूसरे कलर में, तो ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्त, चलिए जल्दी मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए जो पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़िए, निपटाइए, मस्त तरह से रहिए और आनंद करते रहिए, बट पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्त, जल्दी मिलते हैं अंतिम प्रहार के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।